जी, आज हम जिस मौजू की तरफ बात करने जा रहे हैं, एक एस्टिमेटेड अंदाजे के मुताबिक वर्ल्ड वाइड इसमें जो मरीज़ों की तादाद है वो कोई 1 in every 10 पर्सन्स लोग जो है गुर्दों की किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है। और जब गुर्दों की बीमारी एडवांस हो जाती है, सीकेडी में चले जाती है, क्रॉनिक दायमी बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है, तो फिर उसके बाद लोगों को ये पता नहीं चलता कि कौन सी खुराक खानी है, कौन सी खुराक बंद करनी है, कितना पानी पीना है, कितना नमक लेना है। और इसी मौजू के लिए हमने आज बहुत ही अहम शख्सियत को बुलाया है जो माहिर ग़िज़ाइयात हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आयशा मारूफ साहिबा। और मैं आपको वेलकम करता हूँ डॉक टॉक्स के ऊपर। आप जानते हैं मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर नज़ीर, माहिर अमराज़े गुर्दा मसाना। जी, तो हम जिस मर्ज़ की तरफ आज बात करने जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा आपको मैं इसके बैकग्राउंड बताता चलूं कि ये जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, दायमी गुर्दों की बीमारियां हैं, इसके मेन रिस्क फैक्टर्स जो है वो कौन कौन से हैं वर्ल्ड वाइड और इंक्लूडिंग हमारा ये सारा खित्ता। इसमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, पॉलीसिस्टिक डिजीज़ हैं, स्टोन्स हैं, और इसके अलावा कुछ और ऑब्स्ट्रक्टिव प्रोस्टेट ग्लैंड्स और कोई और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। ड्रग्स जो है ना, ये ख़ास तौर पे पेन किलर्स जो हैं, ये सब की सब गुर्दों को नुकसान पहुंचाती हैं और इससे गुर्दे दायमी बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं, गुर्दे फेल हो सकते हैं, जिसको हम सीकेडी कहते हैं। इसके अंदर हमने क्या चीज़ें खानी हैं, ग़िज़ा का कितना अहम रोल है, तो हम चलते हैं माहिर ग़िज़ाइयात की तरफ। जी, वेलकम टू डॉक टॉक्स मारूफ साहिबा। आप माहिर हैं, आप ग़िज़ाइयात की माहिर हैं, आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो आपको पता है लोगों को ये कितनी प्रॉब्लम है और इसमें बहुत सारे मिथ्स हैं, लोगों के मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा हैं। तो आप हमें उम्मीद है कि जो लोग इसको देखेंगे उनको बहुत फ़ायदा होगा। तो आप क्या कहेंगी ग़िज़ा के बारे में? अच्छा, देखें, अगर हम एक या दो लफ्ज़ों में बात करें तो जो सीकेडी पेशेंट स्टेज 3 हैं उनको जो एक चीज़ कम करनी है वो प्रोटीन्स है। अब प्रोटीन्स हमें कम करने हैं और लेना क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। प्रोटीन्स हमने, अगर एक इंसान 80 किलो का है फॉर एग्जांपल, और उसको आइडियल प्रोटीन इंटेक उसकी 50 से 60 ग्राम होनी चाहिए। 50 से 60 ग्राम में से 10 से 15 ग्राम वो एनिमल सोर्सेज से लेगा। एनिमल सोर्सेज की प्रोटीन से मेरी मुराद है अंडे, चिकन, मीट, ये सारी चीज़ें। और जो प्लांट सोर्सेज हैं वो हमारे पास होते हैं बीन्स, लेंटिल्स, नट्स एक्सेट्रा। तो अब जो 10 से 15 ग्राम है वो एनिमल सोर्सेज से ले सकता है और जो बाकी प्रोटीन है वो उसे अपना प्लांट सोर्सेज से पूरा करना है। जो एक मिसकंसेप्शन है वो ये है कि प्रोटीन बिल्कुल बंद कर देना है, वो हमने नहीं करना। उससे हम मेल नरिशमेंट की तरफ जाएंगे, उससे हमें हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होगी। लेकिन हमने उसको, प्रोटीन को बिल्कुल ख़त्म नहीं करना, हमने उसके अच्छे ऑप्शंस चूज़ करने हैं, जो कि गुर्दे की बीमारी में सीकेडी स्टेज 3 में जो अच्छे ऑप्शन है प्रोटीन्स के, वो प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। तो बेसिकली मिसकंसेप्शन को हमने यहाँ पे बस ये किया है दैट वी डोंट हैव टू रिस्ट्रिक्ट द प्रोटीन बट वी हैव टू टेक द प्रोटीन्स फ्रॉम द प्लांट सोर्सेज। थैंक यू वेरी मच। देखिए जी, इससे जैसे आपको, अगर मैं इसको बिल्कुल समराइज़ करूँ तो माहिर ग़िज़ाइयात न्यूट्रिशनिस्ट जो मारूफ साहिबा हैं उन्होंने आपको ये मैसेज दिया है कि प्रोटीन बिल्कुल बंद नहीं करनी। क्योंकि देखा ये गया है कि मैं खुद एज ए प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी देखता हूँ कि मरीज़ आते हैं वो मेल नरिश्ड हुए हैं, उनका वज़न कम हुआ है, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त ख़त्म हुई है और बेशुमार इन्फेक्शंस को लेके आ जाते हैं, बीमारियाँ उनके ऊपर अटैक कर देती हैं। क्यों? कि उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया, हर किस्म की प्रोटीन बंद कर दी है। तो जो एक्सपर्ट का इस वक्त ओपिनियन है वो ये है कि आपने प्रोटीन बंद नहीं करनी, प्रोटीन की मिकदार कम करनी है। और उसमें दूसरी इन्होंने बहुत अच्छा पैगाम जो दिया है वो ये है कि प्रोटीन का जो मेजर सोर्स है वो आपको प्लांट से हासिल करना है और कुछ हिस्सा उसका आपने एनिमल सोर्स से हासिल करना है। तो इससे आपकी जो सेहत है वो बरकरार रहेगी। तो बहुत सारे जो लोग हैं उनको शायद ये स्टेज 3 के बारे में आइडिया नहीं होगा। तो स्टेज 3 क्या होती है? बेसिकली यही वो स्टेज है जिस स्टेज के ऊपर अगर आप अपने माहिर गुर्दा से मिल लेते हैं तो वो इसी स्टेज के ऊपर बीमारी को या तो रोक लेंगे और या इसको रिवर्स होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और आपके प्रोटीन जो आपकी किडनीज हैं वो फर्दर डैमेज नहीं होंगे और आप अगली स्टेज 4 और स्टेज 5 जो कि इरिवर्सिबल स्टेज है और उसके बाद डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की स्टेज आ जाती है, उससे आप बच सकेंगे।
तो अब कैसे पता चलेगा कि स्टेज 3 कौन सी है? इसका एक सिंपल सा फार्मूला ये है कि आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएं क्रिएटिनिन से ही पता चल जाता है। आजकल जितनी अच्छी लेबॉर्ट्रीज हैं वो क्रिएटिनिन जब रिपोर्ट करती है तो उसके साथ बता देती हैं कि आपकी जो इफेक्टिव जो GFR है वो कितनी है, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिससे पता चलता है। अगर वो आपकी GFR जो है वो आपकी समझ लें कि 30 से लेकर 59 तक है तो ये आप स्टेज 3 में फॉल कर रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। इसी स्टेज के ऊपर आपने इससे पहले या इस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते आपने हर सूरत में अपने गुर्दों को बचाना है। तो हम अगली चीज़ की तरफ चलते हैं, हम वापस आते हैं जी। तो आपने जैसे प्रोटीन के बारे में बहुत अच्छी वजाहत की है, तो अब हमें बताएं कि कुछ और भी ग़िज़ाइयात हैं जिनके बारे में हमने क्या करना है, किसको कम करना है, किसको लेना है जी। इसके अलावा पोटेशियम और फास्फोरस आ जाते हैं, लेकिन इनको भी रिस्ट्रिक्ट आपने तब करना है जब आपकी ब्लड वैल्यूज़ एक कट ऑफ से एक्सीड कर जाती हैं। फॉर एग्जांपल हम पोटेशियम के बारे में पहले बात करते हैं। तो अगर पोटेशियम आपका फॉर एग्जांपल 5 से ज़्यादा हो गया है तो उस वक्त आपको पोटेशियम रिस्ट्रिक्शन शुरू करनी है, उससे पहले आपको पोटेशियम रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो अगर 5 से एक्सीड कर गया पोटेशियम तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने नहीं लेनी। फॉर एग्जांपल अगर हम ताज़ा फल और सब्जियों की बात करें तो हमने उसमें केले, तरबूज, पपीता, लोकार्ट, कीवी, ये सारी चीज़ें जिनमें पोटेशियम ज़्यादा है, और इनको आपने रिस्ट्रिक्ट करना है। अब जो चीज़ें आप ले सकते हैं वो है सेब, फलों में सेब है, हमारे पास बेरीज वगैरह हैं, अमरूद, ये हम चीज़ें ले सकते हैं। इसके अलावा जो पोटेशियम जिनमें ज़्यादा है वो सब्जियों में टमाटर और टमाटर से बनी अशिया, आलू और आलू से बनी अशिया। इसके अलावा स्पिनच को और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को हम ज़रा रोकते हैं क्योंकि उसमें ऑक्सलेट ज़्यादा होता है। ठीक है। और जो सब्जियां जो आप ले सकते हैं उनमें ग्रीन बीन्स, बैंगन, गाजर, मूली, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं अगर आपको पोटेशियम एक्सीड कर भी गया है। तो फास्फोरस के लिए क्या कहेंगी आप? फास्फोरस के लिए एक वैल्यू जो कट ऑफ वैल्यू दी जाती है वो 4 to 4.5 है। अगर इससे एक्सीड कर जाता है तो फिर आपको फास्फोरस रिस्ट्रिक्शन शुरू करनी है, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। अब जब फास्फोरस रिस्ट्रिक्ट आप करेंगे तो डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल जिसमें दही आ जाती है, दूध आ जाता है, कॉटेज चीज़ आ जाता है, चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, ये सारी चीज़ें हमको अवॉइड करनी है। और इसके अलावा जो लिवर है, बीफ लिवर या बड़ा गोश्त या कलेजी वगैरह, इस तरह की चीज़ें भी आपको रिस्ट्रिक्ट करनी है फास्फोरस। और जिस बंदे की ऑलरेडी किडनीज कॉम्प्रोमाइज्ड होती हैं तो फिर वो किडनी स्टोन फॉर्मेशन की तरफ जा सकता है, तो इसलिए हम ऑक्सलेट्स रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी ज़रा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो अदरवाइज़ आप चोकर और चोकर से बनी हुई अशिया में भी फास्फोरस ज़्यादा पाया जाता है, तो उनको भी आपने लिमिट करना है। आपने बेसिकली अगर आपको डायबिटीज़ का मसला नहीं है तो आपने वाइट ब्रेड या फिर इस चीज़ों की तरफ रहना है, आपने होल व्हीट की तरफ नहीं जाना अगर आपको CKD का इशू है और डायबिटीज़ नहीं है तो। यहाँ पे जो मारूफ साहबा ने बात की है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चोकर को आमतौर पे बड़ा सेहतमंद और हेल्दी समझा जाता है ना, लोग ये समझते हैं। वो एक नॉर्मल बंदे के लिए चोकर या इस तरह की जो है डाइट वो बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी है। लेकिन जब आप CKD के मरीज़ हैं तो तब अगर आप ये चीज़ें ले रहे हैं तो इसमें चूँकि बहुत ज़्यादा इसमें पोटेशियम का रेशो भी ज़्यादा होती है, बताया डॉक्टर साहब इन्होंने, फास्फोरस की मिकदार ज़्यादा होती है, तो फिर वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो अभी तक जो बात की है उससे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 P's हैं जिनको आपने रिस्ट्रिक्ट करना है अगर आपको CKD की तकलीफ है और आप स्टेज 3 पे पहुंच चुके हैं। वो क्या है? प्रोटीन, पोटेशियम, फास्फोरस। और ये सारी चीज़ें डिटेल में हो गई हैं। अब एक और बड़ा सवाल है जो लोगों के ज़हन में अक्सर ये उनके दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि गुर्दों की कोई भी तकलीफ़ है, कोई भी मसला है, पेशाब की कोई तकलीफ़ है, गुर्दे ख़राब हैं, कुछ भी है, तो पानी पिएं, पानी पिएं, पानी इतना पिएं कि वो सब किस्म के टॉक्सिक हर चीज़ वो निकाल के बाहर कर देंगे। तो इसमें आप क्या कहेंगी कि ये पानी के बारे में आपका क्या ख्याल है? स्टेज 3 तक तो जो है ना वो पानी आपको अपनी प्यास के हिसाब से आप पी सकते हैं। अगर आप एक रेंज मुझसे चाहते हैं तो 1.5 to 2 लीटर तक आप पानी सेफली ले सकते हैं। आपने पानी को ओवरडू नहीं करना। किडनी पेशेंट्स में या किडनी प्रॉब्लम्स में पानी ज़्यादा लेना आपको हेल्प नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप पानी ज़्यादा लेंगे तो टॉक्सिन्स रिमूव होंगे, तो किडनी पेशेंट्स में उस तरह से नहीं होता। किडनी पेशेंट्स में जितनी आपको थर्स्ट है आप उतना पानी ले सकते हैं, उसके पानी को ओवरडू आपने नहीं करना। बेसिकली दैट इज़ द टेक होम मैसेज। जी बिल्कुल। देखिए जी, वो मैं इसलिए ये बात की है कि लोगों के जहन में ये जो मिसकॉन्सेप्शन पाई जाती है ना, पानी ज़्यादा पिएंगे। मेरे पास बहुत सारे मरीज़ आते हैं ऐसे जिन्होंने पानी पी पी के अपना हशर किया होता है। उनके हाथों पे, पाँव पे, टांगों पे, मुंह पे, स्वेलिंग हुई, हर तरह उनकी स्वेलिंग हुई होती है, एडिमा बना होता है।
और वो अपनी तरफ से समझ रहे होते हैं। जब उनसे पूछा जाता है जी आपने पानी कितना पीते हैं, तो वो बड़े फख्र से बताते हैं पानी तो डॉक्टर साहब हम बहुत ज़्यादा पीते हैं, पानी तो हम हर वक्त पानी पीते रहते हैं। तो ये अल्टीमेटली होता क्या है कि आपके जो गुर्दे हैं वो अगर CKD के ऊपर स्टेज 3 पे चले गए हुए हैं, तो गुर्दों का जो मेन काम है वो टॉक्सिक्स को, जहरीले मादों को जिस्म से बाहर निकालना है। पानी को उन्होंने उतना रखना है जितनी ज़रूरत है, और फालतू पानी को उन्होंने यूरिन के ज़रिए बाहर खारिज कर देना है। अब अगर वो पहले ही कमज़ोर हैं तो वो उनकी फिर वो कैपेसिटी से ज़्यादा जब उनके ऊपर बोझ पड़ेगा, तो गुर्दों ने फ़र्ज़ किया अगर एक आम आदमी का गुर्दा जो CKD में स्टेज 3 पे चला गया है, वो अगर उसने 10 साल निकालने हैं तो हो सकता है वो 5 साल में एग्जॉस्ट हो जाए, 3 साल में एग्जॉस्ट हो जाए, तो वो नुकसान होगा। और ये पानी जो एक्सेसिव है, जब वो जिस्म से बाहर नहीं निकलेगा तो जिस्म में जमा होना शुरू हो जाएगा, फेफड़ों में पानी पड़ जाता है, पेट में पानी भर जाता है, और इसी तरह की जहाँ भी जगह मिलती है वहाँ पे पानी जमा होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा पैगाम दिया है माहिर ग़िज़ाइयात ने कि पानी आपने सिर्फ प्यास के मुताबिक पीना है, और ज़्यादा पानी तो बिल्कुल नहीं पीना। उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनको CKD डिजीज़ है, जिनको स्टेज 3 किडनी फेलियर की तरफ वो ऑलरेडी चले गए हुए हैं। अच्छा, एक और सवाल जो मैंने देखा है कि यहाँ पर हमारे यहाँ एक बड़ा कॉमन ट्रेंड है कि आप जो है ना नमक के बड़े शौकीन हैं लोग। कोई भी चीज़ हो, मैंने तो देखा है कि लोग जो मीठी चीज़ें हैं, मीठी डिशेज जिसमें तरबूज काटा हुआ है, गरमा इतना मीठा है वो काटा हुआ है, खरबूजा काटा हुआ है, फल काटा, हर जगह के ऊपर नमक डालते हैं। तो नमक के बारे में ज़रूर रोशनी डालें कि नमक उनको कितना लेना चाहिए और क्या करना चाहिए। अच्छा, सोडियम कंटेंट जो है ना वो बिल्कुल आपका लिमिट होना चाहिए। एक हेल्दी बंदे के लिए भी ज़्यादा नमक का इस्तेमाल बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लाइक अगर आप नॉर्मली खाना खा रहे हैं उसमें नमक कम भी हो सकता है। और जो आप पोटाशियम, जो आप सोडियम सब्स्टिट्यूट्स आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा आए हैं, जिसमें राइट सॉल्ट या लो सॉल्ट वगैरह जिस तरह की चीज़ें, तो उसमें पोटाशियम बहुत ज़्यादा होता है। अब पोटाशियम किडनी पेशेंट के लिए डेंजरस कितना है वो हम पहले बात कर चुके हैं इस पर कि वो उससे डायरेक्टली हार्ट डिजीजेज कॉज कर सकता है वो पोटाशियम ज़्यादा जो है। तो इसलिए आपने इस तरह के सोडियम सब्स्टिट्यूट्स भी कम यूज़ करने हैं। और नमक आप जनरली खाने में पकाते हुए डाल लें, आधी चमची से पूरा घर का नमक जो है वो पूरा हो जाता है। लेकिन आपने एक्स्ट्रा नमक ऊपर से, जो कच्चा नमक हम छिड़क के खाते हैं जिसे हम कहते हैं कि वो ज़्यादा डेंजरस है, उसमें ज़्यादा सोडियम होता है। तो इसलिए नमक को तो हमने अवॉइड करना है। और नमक इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड्स में होता है। प्रोसेस्ड फूड्स फॉर एग्जांपल प्रोसेस्ड फूड्स होता है, जैसे फास्ट फूड्स वगैरह जो आजकल इतने ज़्यादा चले हुए हैं, स्नैक्स होते हैं, क्रिस्प्स होते हैं, ये सब एम्प्टी कैलोरीज हैं। इनकी हमारी बॉडी को इनकी ज़रूरत नहीं है। तो कभी कभी ज़बान के चस्के के लिए तो हम ले सकते हैं, लेकिन अदरवाइज जो है वो इसको एज अ पार्ट ऑफ रूटीन बनाना वो हमारे लिए नहीं एडवाइजेबल बिल्कुल भी, नॉर्मल बंदे के लिए भी और CKD पेशेंट्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। चलें जी, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने फिर एक अहम पैगाम दिया है कि नमक के बारे में, जो हर जगह हम नमक छिड़क रहे हैं, तो ये आप गोया नमक खुराक के ऊपर नहीं छिड़क रहे। जिनको किडनी डिजीज़ है वो तो ज़ख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं और अपने ही ज़ख्मों में नमक छिड़क रहे हैं। तो ज़ख्मों पे नमक नहीं छिड़कना, नमक बिल्कुल थोड़ा चाहिए। और बल्कि एक नॉर्मल आदमी को भी नमक और इसी तरह जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो चीनी है, ये भी चीज़ें कम लेनी चाहिए। तो एक जो डॉक्टर साहब ने शुरू में बात की थी वो थी रिगार्डिंग के इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं, वो शुगर है, ब्लड प्रेशर है और ओबेसिटी है। हमारे यहाँ ये चीज़ों को लोग बड़ा लाइट लेते हैं और फिर एक दिन अचानक जो है वो किडनी फेलियर के साथ या फालिज के साथ या किसी और हार्ट अटैक के साथ हॉस्पिटल में पड़े होते हैं। तो जब ये किडनी की हमें अब पता ही चल गया है कि किडनी डिजीज़ शुरू हो गई है और स्टेज 2 से क्रॉस करके स्टेज 3 पे आ चुकी है, तो फिर इन चीज़ों को भी जितना अच्छा कंट्रोल रखेंगे, जितना आप शुगर को कंट्रोल अच्छा रखेंगे, जितना आप ब्लड प्रेशर को अच्छा कंट्रोल रखेंगे, लाइफस्टाइल हेल्दी अपनाएंगे और अपनी ओबेसिटी को कंट्रोल करेंगे, उसको आप नॉर्मल BMI के अंदर आएंगे। आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो अगर ओबेसिटी में चला गया तो ओबेसिटी इटसेल्फ इज़ ए डिजीज़। और ये शुगर और ओबेसिटी, ये इस वक्त बहुत बड़ा इसके ऊपर ख़र्चा हो रहा है दुनिया में इन दोनों चीज़ों को ट्रीट करने के लिए। तो इन चीज़ों से बचना है। इन चीज़ों से बचेंगे तो आप अपने किडनीज़ को महफूज रखेंगे। याद रखिएगा कि सेहतमंद गुर्दे, सेहतमंद ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। अच्छा, एक पैगाम मैं आपके साथ अगर देने से पहले ये शेयर करूं कि ये तो वो लोग हैं ना जिनको स्टेज 3 के ऊपर किडनी ख़राब हो गए, क्रोनिक किडनी, जिनको डायलिसिस पे चले गए हैं। अब तो वो बेचारे गुर्दे उनके तो ख़त्म हो गए हुए हैं, एंड स्टेज है और वो उनकी GFR जो है वो 15 से भी कम है। और तो उनको क्या करना चाहिए? एग्जैक्टली
अब जो पेशेंट्स जिनका डायलिसिस हो रहा है, डायलिसिस का मतलब है कि किडनी अगर काम नहीं कर रही तो आपके लिए डायलिसिस वो काम कर रहा है, रिप्लेसमेंट कर रहा है, तो तब आपको कुछ भी रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं। जो भी आप खा रहे हैं वो रिमूव होया जा रहा है बॉडी से, वो टॉक्सिन्स रिमूव होते जा रहे हैं। तो इसलिए तब उस केस में जब आपका डायलिसिस शुरू हो गया तब आपको किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं। तो जो एक टेक होम मैसेज है वो ये है कि आपने प्रोटीन, पोटेशियम, फास्फोरस, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। प्रोटीन जो है आपने 0.6 to 0.8 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट लेना है। जितना आपका वजन है आपने उसे 0.6 to 0.8 की रेंज में रह के उसको मल्टीप्लाई कर लें। फॉर एग्जांपल अगर 80 किलो है आपका वजन तो 50 से 60 ग्राम प्रोटीन आपका दिन का बनता है, और उस प्रोटीन को आप डिवाइड कर लें। फॉर एग्जांपल अगर सुबह में आप 2 अंडे खा रहे हैं, उसमें से 1 अंडे की जर्दी निकाल दें, खाली एक एग वाइट खा लें और एक होल एग खा लें। फिर दोपहर में आप लेंटिल्स की तरफ आ जाएं। लेंटिल्स भी बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं करने, हालांकि इसमें फास्फोरस ज़्यादा होता है, लेकिन वो भी तब भी इस स्टेज पे पहुंच के भी आपको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं करने। आप दाल चावल सैलेड साथ लें, रायता साथ लें, उस तरह ले सकते हैं। उसके अलावा तो दालें ले सकते हैं, दालें चने, बिल्कुल ले सकते हैं। और उसके बाद रात को आप चिकन का भी, आपके पास इतना मार्जिन होता है कि आपने दिन में अगर प्रोटीन इस्तेमाल किए 40 ग्राम या 45 ग्राम, तो आपके पास रात को इतना मार्जिन होता है कि आप एक चिकन का पीस ले लें, उसके साथ आप अपना रोटी या जो भी आपने लेना है वो उसके साथ लें। होल व्हीट फ्लावर जो है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, तो आप ब्रेड के स्लाइस के साथ ले लें या चावलों के साथ ले लें। कॉर्न फ्लेक्स जो है, कॉर्न सीरियल जो है वो आप ले सकते हैं। CKD स्टेज 3 पे भी आप वो कॉर्न सीरियल्स ले सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपने अपना प्रोटीन मैनेज करना है। उसके अलावा फास्फोरस और पोटेशियम, जो हाई फास्फोरस हाई पोटेशियम फूड्स हैं वो आपको लिस्ट कर दिए गए हैं, और अब उसके अलावा जितने भी लो हैं उसमें आप फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले सकते हैं। बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हमने नहीं करना, हमने हर फूड ग्रुप में से फिर भी कुछ ना कुछ लेना है, और अपने लाइक 5 बेसिक जो फूड ग्रुप्स होते हैं न्यूट्रिशन के, स्टार्चेस हैं, उसमें फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, मीट प्रोडक्ट्स हैं, उसमें डेयरी है, फैट्स हैं। एसेंशियल फैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो एसेंशियल फैट्स हम कहते हैं ओमेगा 3 और ओमेगा 6 को, जो हमें आलमंड्स, नट्स एक्सेट्रा सारे सीड्स वगैरह से हमें पूरे किए जाते हैं। तो वो CKD पेशेंट भी ले सकता है, लेकिन इन मॉडरेशन। तो जो डाइट डिज़ाइन करे आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट या आपका डॉक्टर मिल के, वो डाइट आपने उसको फॉलो करनी है, आपने बिल्कुल मैल नरिशमेंट की तरफ नहीं जाना। तो मैं फिर यही पैगाम है कि जब आप किडनी डिजीज़ में किसी न किसी वजह से आप शिकार हो गए हैं, कोई भी वजह है उसकी, अब आप अपने आप को बचाएं फर्दर। क्यों आप डायलिसिस की तरफ चले जाएंगे तो आप देखिए आपका एक तो एक्सपेंस कितना हो जाएगा। 60-70 हज़ार रुपया महीना डायलिसिस के ऊपर खर्चा होना मामूली बात है, और उसके साथ 2 फैमिली मेंबर्स आपके साथ बुक हैं, तो लेके जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं, और आप फिर कुछ भी नहीं कर पा रहे। और अगर ट्रांसप्लांट की तरफ बात चली जाए तो वो तो 50, 60, 70, 80 लाख जितना भी प्राइवेट सेक्टर में जो भी जिसका वो लगता है वो उसके ऊपर वो आपसे पैसे लेता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना जी, ये डॉक्टर को कंसल्ट करना, डाइट मॉडिफिकेशन करना, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना, यकीन करें इसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है डायलिसिस के मुकाबले में और ट्रांसप्लांट के मुकाबले में। तो अपना और अपने प्यारों की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमारे साथ जुड़े रहें, कमेंट बॉक्स में आएँ। आज हमने बहुत अहम मौजू की तरफ इशारा किया है, आपको बताया है, इसके बारे में मुझे उम्मीद है कि सबको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। हमारे चैनल डॉक टॉक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।